Good morning, students. Today we will study a poem, The Wild Swanette Coolie by William Butler Yeats. William Butler Yeats is a modern poet. William Butler Yeats is an important poet of the modern age. He was a dreamer and visionary. He was fascinated by folklore, ballad, and superstition. His poetic career is extended over a period of 50 years. Lady Gregory was a great friend and patron of W.B. Yeats. She had an estate called Cooley Park. Yeats used to visit Cooley Park every year in the autumn season. The poem entitled The Wild Swan Ate Cooley is included in the volume which entitled The Wild Swan Ate Cooley. It was published in 1919. It is a beautiful poem about mortality and immortality. The swans are the symbol of human soul. In this poem, we have to know the symbol swan. इस कविता में जो स्वान है, हंस जिसको कहा है, सिंबॉलिक मीनिंग इनका है. द वाइल्ड स्वानेट कूली is a nature poem which portrays death, life, and immortality. Swans are immortal, men are immortal. Swans are immortal, but men are mortal. The poet describes his appreciations of 59 swans that he had witnessed for 19 years by the side of the lake at Cooley. इस कविता में हम पढ़ेंगे किस तरह से कवि ने स्वांस और मनुष्य के बीच में कंट्रास्ट बताया है, एक भेद बताया है. इंसान खत्म होने वाली चीज है. स्वांस मॉर्टेलिटी को नहीं, इमोर्टेलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मनुष्य मॉर्टेलिटी का, नश्वरता का, नष्ट होने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं. द ट्रीज आर इन देयर ऑटमन ब्यूटी. द ट्रीज आर इन देयर ऑटमन ब्यूटी. That means it is the month of autumn. It is the season of autumn. Autumn beauty. It is time of autumn beauty. The woodland paths are dry. Woodland, जंगल, paths रास्ते, are dry. जंगल के जो रास्ते हैं वो ड्राई हैं, सूखे हुए हैं. वुडलैंड पथ्स, पथ रास्ते, आर ड्राई, सूखे हुए. अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई. अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट, अक्टूबर का महीना, ट्विलाइट गोधूली का समय, सूर्यास्त होने से पहले और सूर्य अस्त होने के थोड़े समय बाद जो प्रकाश होता है उसको गोधूली का समय कहते हैं. द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई. पानी, द वाटर, पानी में मिरर्स अ स्टिल स्काई, शांत आसमान प्रतिबिंबित हो रहा है. W.B. येट्स लेडी ग्रेगरी के संरक्षण में पोइट्री लिखा करता था. पोएम्स उसकी जो है लेडी ग्रेगरी पब्लिश करवाती थी. और प्रत्येक साल येट्स अपना भत्ता लेने के लिए, आजीविका का साधन जो था लेने के लिए लेडी ग्रेगरी के घर जाया करता था, जो कि कुली पार्क नामक जगह पे स्थित था. और जब वो कुली पार्क नामक जगह से गुजरता था
तो वहाँ पे उसको एक तालाब जिसका नाम कुली पार्क है उसके किनारे से गुजरना पड़ता था। उसी पार्क में यट्स हर साल देखा करता था। खूबसूरत सा नज़ारा। और वहाँ पे उसने कई बार हंस देखे। उन्हीं से प्रभावित होकर के ये कविता उसने लिखी। द ट्रीज आर इन देयर ऑटमन ब्यूटी। पेड़ जो है ऑटम ब्यूटी लिए हुए हैं, अर्थात पतझड़ जैसा है, पेड़ों में पत्ते नहीं हैं। द वुडलैंड पथ्स आर ड्राई। जंगल के रास्ते भी वीरान हैं, सूखे हैं। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई। अक्टूबर की गोधूली का समय और शांत पानी में आसमान जो है प्रतिबिंबित हो रहा है। मिरर रिफ्लेक्टेड हो रहा है। अपॉन द वाटर ब्रीमिंग, अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, और उस पानी में अमंग द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में, अमंग द अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, ब्रीमिंग लबालब। जब हम कोई गिलास या कोई जाम पानी से भरते हैं या विस्की वाइन से भरते हैं तो जो लबालब, तो उसके जो फेम तक ऊपर की स्थिति होती है उसको ब्रीमिंग कहा जाता है। अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, उस पॉन्ड में पानी, उस लेक में पानी ब्रीमिंग था, लबालब भरा हुआ था। अमंग द स्टोन्स, और उसमें जो कहीं बीच में टापू थे उन पे आर 950 स्वान्स, 59 स्वान्स बैठे थे। 950 स्वान्स, 50 और 9, 59 स्वान्स वहां पे बैठे हुए थे। कितना खूबसूरत कवि ने हमें डिस्क्राइब किया है। एक तो झील लबालब भरी हुई है, उसके बीच में जो छोटे छोटे टापू स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पे 59 स्वान्स बैठे हुए हैं। In these lines, the poet describes autumn beauty. The setting of the poem is autumnal season. कविता का जो सेटिंग है ऑटम का है। इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना है। अलग अलग देशों में ऑटम अलग अलग समय में आती है। अपने यहाँ पे अब मार्च अप्रैल में, इंग्लैंड में अक्टूबर, जैसा कि कवि हमें बता रहा है। द पोइट सीज द स्वान्स इन द लेक नियर कूली पार्क, द पथ इन द फॉरेस्ट, और जो रास्ता है वो जंगल का है। द पोइट प्रेजेंट्स द लवलीनेस एंड चार्म ऑफ नेचर इन अक्टूबर एंड द autumn season. The sky is clearly reflected in the water of the pool in the pleasant light of the evening. पानी, और पानी में आसमान रिफ्लेक्टेड हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। और फिर among the stones near the overflowing water of the lake, the poet observes 59 spotless white swans. कवि फिर उनमें 59 स्वान्स देखता है। The 19th autumn has come upon. पोइट बताता है कि इट इज द 19th टाइम दैट आई हैव कम हियर। ये 19 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि एवरी ईयर पोइट यूज टू गो देयर। प्रत्येक साल कभी वहाँ जाया करता था। द 19th autumn has come upon me. That means 19 years. Since 19 years I have come here. 19 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 19 सालों से 19th autumn, 19 autumn। एक साल में ऑटम एक ही बार आती है। दैट मीन्स
19th year. 19 साल हो गए has come upon me since I first made my count. और जब से मैं पहली बार आया था, since I first made my count, तब मैंने काउंटिंग की थी. Since I first made my count जब मैंने गिनती की थी हंस को देख करके, I was excited and I started to count them. मैंने उनको गिनना स्टार्ट किया. I saw, मैंने देखा. Before I had well finished, I started counting, and before I had finished the counting, all suddenly mount, सारे के सारे उड़ गए. Had finished, जिससे पहले कि मैं फिनिश कर पाता, कंप्लीट कर पाता, all the swans, सारे के सारे हंस सडनली माउंट, चढ़ गए, उड़ गए. माउंट चढ़ाई करना, सडनली माउंट अचानक से उड़ गए. एंड स्केटर, और फैल गए. एंड स्केटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लेमरस विंग्स. एंड स्केटर, फैल गए सारे के सारे. व्हीलिंग, गोल घेरा बनाते हुए. इन ग्रेट ब्रोकन रिंग, एक बड़ी सी रिंग. इस तरह से रिंग बनाई उन्होंने, लेकिन टूटी हुई सी ऐसी रिंग बनाई उन्होंने. ब्रोकन रिंग, ये इधर से जो टूटी हुई है इस तरह से. अपॉन देयर क्लेमरस विंग्स, उनके पंखों द्वारा शोर शराबा कर रहे थे. अपॉन देयर क्लेमरस विंग्स, क्लेमरस नॉइज, विंग्स पंख, शोर शराबा करते हुए पंखों से वे उड़ गए. The poem runs on the contrast between the change which has come over the poet and the wild spirit of swans which has defied the effect of time. कवि ने यहाँ पे हमें कंट्रास्ट बताया है. कवि कह रहा है कि मैं 19 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मैं उन हंसों को गिनता हूँ, देखता हूँ, और मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है जब वो शोर शराबा करते हुए आसमान में एक टूटी हुई रिंग बनाते हुए उड़ते हैं. The poet says that 19 years back he had first counted these swans at Cooley. He has been doing so every autumn. He sees no change in them. 19 सालों से मैं उसको देख रहा हूँ हंसों को, लेकिन I see no change among them. मैंने उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा. He sees no change in them. The poet saw them doing so every autumn. प्रत्येक ऑटम वो वैसा ही करते हुए मिलते हैं हंस. He had finished counting them that he saw them suddenly being flying up. They began going up the sky, making loud noise with the movement of their wings. While flying, they make noise. They flew up so fast and so suddenly that it seemed to him that they had mounted up the sky. वो इतने जल्दी आसमान में उड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो माउंटेन पे चढ़ गए हों. And not flown up this in the sky. The poet sees them again, but he noted a change in himself. कवि फिर से उनको देखता है, लेकिन वो अपने आप में चेंज पाता है. I have looked upon those brilliant creatures. Creatures, प्राणी, brilliant, होशियार. The poet uses personification. कवि ने उन हंसों को ब्रिलियंट कहा है. I have looked upon those brilliant creatures. क्रिएचर्स, उन प्राणियों को, उन उज्जवल प्राणियों को मैंने देखा है. एंड नाउ माई हार्ट इज सॉर. अब मेरा हृदय जो है सौर करता है. पीड़ा, दुख, पेन. माई हार्ट इज सॉर. मेरे हृदय में पीड़ा होती है ये देख करके
द पोइट मेड ए कंट्रास्ट बिटवीन मॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी। नश्वरता और अनश्वरता के बीच में कवि ने कंट्रास्ट बताया है। और जब कवि इन चीज़ों को देखता है, when he compares himself to the swans, his heart feel pain, उसके हार्ट में पेन फील होता है, उसको दुख होता है। क्यों? all is change since I, सब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? all is change since I, उस समय से लेकर के इस समय तक 19 साल की जो ये यात्रा रही कवि की, उस समय से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक सब कुछ बदल गया है। हियरिंग एट ट्विलाइट द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, जब मैंने ट्विलाइट के समय, गोधूली के समय सुना था, द फर्स्ट टाइम पहली बार, ऑन दिस शोर, इस तट पे, द बैल बीट ऑफ देयर विंग्स, बैल बीट फड़फड़ाहट, आवाज, साउंड ऑफ फीदर्स ऑफ देयर विंग्स, उनके पंखों की, विंग्स पंख, अबाव माई हेड, जब मैंने उन पक्षियों की, उन हंसों के पंखों की फड़फड़ाहट को मेरे सिर के ऊपर सुना था। अबाव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर इसलिए बिकॉज दे वर फ्लाइंग, क्योंकि वे आसमान में उड़ रहे थे। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, ट्रोड चहलकदमी कर रहे थे, धीरे धीरे कदमों को मिलाकर चलने को ट्रोड बोलते हैं। विद लाइटर ट्रेड, हल्के कदमों से, जब वे हल्के हल्के कदमों से चल रहे थे तो मैंने उनको सुना था। तब से लेकर के अब तक सब कुछ बदल गया है। द पोइट सेज that he is not as happy as he was 19 years back, जैसा मैं 19 साल पहले था अब मैं खुश नहीं हूं। The same group of swan flying up or swinging in the water seem to be making less noise now. The poet says that the swans are not tired of wandering and moving about in the air. कवि कहता है कि हंस जो है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे मूव अबाउ इन वाटर ऑफ ए लेक और पूल लाइक्ड बाय देम। अनवेरिड स्टिल, पोइट डिस्क्राइब्स about the swans and says that swans do not tired, अनवियरिड, थकते नहीं हैं, थकान नहीं होती है। किनको? हंसों को। हंस थकते नहीं हैं, अनवियरिड स्टिल, अभी भी वे बिना थके चलने वाले हैं। लवर बाय लवर, और एक और खासियत, लवर बाय लवर, वे अकेले नहीं होते हैं, हमेशा उनके साथी के साथ चलते हैं। वे अपने साथी के साथ ही चलते हैं। दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनेबल स्ट्रीम, दे पैडल, वे पैडलिंग करते हैं। इन द कोल्ड कंपेनेबल स्ट्रीम, स्ट्रीम भी उनके लिए देखो कैसी है, कोल्ड, ठंडी, कंपेनेबल, साथी के जैसे, प्रिय लगने वाली, रुचिकर। स्ट्रीम, जलधारा, झरना, वे ठंडे और अच्छे लगने वाले जलधारा या झील में पैडलिंग करते हैं। और क्लाइम द एयर, या फिर आसमान की सवारी करते हैं। या तो वो ठंडी जलधारा में पैडलिंग करते हैं या फिर आसमान की सवारी करते हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके दिल कभी बूढ़े नहीं होते।
हमारे बूढ़े हो जाते हैं, हमारी सोच पुरानी हो जाती है. Our thinking power becomes loose as we grow old. We don't think to do new work, energetic work. जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं हमारी सोच कमज़ोर होती जाती है. हम नए कार्य करने की नहीं सोचते. लेकिन कवि ने क्या कहा है, देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड. उनके हृदय कभी बूढ़े नहीं होते. पैशन और कॉन्क्वेस्ट वॉन्डर वेयर दे विल. और बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट कवि ने बताया है. पैशन, पैशन चाहे पैशन हो, कॉन्क्वेस्ट या फिर कॉन्क्वेस्ट हो, दो चीजें हैं. पैशन, कॉन्क्वेस्ट विजय, पैशन भावना, इमोशंस दो तरह की हो सकती है, दुख की और सुख की. जैसे हमें कोई चीज़ मिलती है हम खुश हो जाते हैं और खुशी से हम एंजॉय करते हैं. वी एंजॉय वाइन ड्रिंक एक्सेट्रा, रिजॉइस पार्टीज. फैशन में हम बहुत, और अगर दुख की भावना होती है तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फुट फुट के रोने लगते हैं. कॉन्क्वेस्ट, और जब हमें विजय प्राप्त होती है तो तब हम बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं. लेकिन हंसों के बारे में, देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड. उनके दिल कभी बुढ़े नहीं होते. वॉन्डर वेयर दे विल, और घूमते रहते हैं. वॉन्डर घूमते रहते हैं, वेयर दे विल जहाँ उनकी इच्छा होती है. अटेंड अपॉन देम स्टिल, और हमेशा अटेंड रहते हैं, हमेशा अटेंशन की स्थिति में रहते हैं, कभी भी लूज कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं. पोइट सेज दैट swans are full of passion and love and a spirit of conquest. They are conscious of their power. हमेशा अपने पावर के बारे में सजग रहते हैं. They wander freely where they like. In comparison to these swans, the poet has experienced a lot of change in his life. जबकि इन हंस से तुलना करते हुए कवि अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज पाता है. He has failed in his love. He has lost much of his zest for life and work. He is sore at heart. उसको दिल से दुख हो रहा है. In the background is yet laced frustration in love for Moll gone and is it gone. इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है कवि की, उसका रीजन उसकी जो मॉड गॉन, जो बिलव्ड थी उसके प्रति उसका लव, जिसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया था. ही फाइंड्स नो चेंज इन द 59 swans मूविंग टुगेदर इन लविंग पेयर्स. उसकी एक और कविता है जिसमें उसने मॉड गॉन के बारे में लिखा भी है. व्हेन यू आर ग्रोन ओल्ड, जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला, और जो तुम्हारे इस हुस्न के दीवाने हैं, जो तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी जिसको पसंद हैं, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं. इस तरह की कविता उसने लिखी है. और यहाँ पे उसका थोड़ा सा हिंट कवि ने दिया है. देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड. उनके दिल कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन इंसानी जो दिल है वो बूढ़े हो जाएंगे. इंसान जो है फिजिकल ब्यूटी का लवर है, लेकिन जो हंस है उन्हें इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल ब्यूटी पसंद है. बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस ब्यूटीफुल. कितनी सुंदर लाइन्स है. बट नाउ दे ड्रिफ्ट, अब भी वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, स्विमिंग तैर रहे हैं ऑन द स्टिल वाटर, तब से लेकर अब तक. सिंस 19 years दे आर ड्रिफ्टिंग ऑन द स्टिल वाटर. इस शांत पानी पे वो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं. मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ही खूबसूरत. अमंग वॉट रसेस विल दे बिल्ट,
among what rushes will they build? Build बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रसेज, बुशेज, झाड़ियाँ, किसी भी तरह की झाड़ियाँ हो, विल दे बिल्ड वे बना लेंगे अपना घर, बाय वॉट लेक्स एज और पूल, किसी भी झील का किनारा हो वे बना लेंगे, किसी भी तालाब का किनारा हो, लेकिन वो अपना निवास अपने लिए रहने की खुश जगह बना लेते हैं। लेकिन इंसान हर किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। ये कंट्रास्ट कवि ने यहाँ पे बताया है। डिलाइट मीन्स आईज, देखने वालों की आंखों को खुशी देते हैं। डिलाइट, whoever sees them finds feels pleasure, जो कोई भी उनको देखता है खुशी होती है। लेकिन इंसान जो है उसने अपना नजरिया अलग बना रखा है, वो खुश नहीं होता है। When I wake someday, जब किसी दिन मैं जागूंगा, कवि क्या कर रहा है? जब मैं किसी दिन जागूंगा। When I will be conscious of, मोडगॉन को प्रेरित हिंट करके कवि कह रहा है कि जब तुमको होश आएगा, अभी तो तुम अपनी जवानी में मस्त हो, और जब तुम्हें होश आएगा, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तो दूर चला गया। टू फाइंड दे हैव फ्लोन, तो पाएंगे कि वो हंस दूर चले गए। और ये नॉलेज कब होगी? जब हंस जो है वहाँ से चले जाएंगे। कवि ने यहाँ पे सोल का प्रतीक बताया, आत्मा का। जिस दिन हमारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी उस दिन हम मर जाएंगे, और पता चलेगा कि वो हंस तो चले गए। The poet says that these swans move in water, they fly in the sky, they are as they were 19 years before, they have not changed, they are quite adventurous, they might go and move on the water of some other lake or pond. It is quite possible that one day when he wakes up in the morning and go to the lake, he may not see them. जब किसी दिन कभी वहाँ पे जाएगा और देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हंस तो वहाँ से चले गए। The poet says he does not know where they will go and delight men's eyes. कवि अंदाज़ा लगाता है कि उसको पता नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे देखने वालों की नज़रों को खुशी तो मिलेगी ही। The swans are never tired either in cold water or in the air. They are bold and are dominated by the desire for movement and conquering new haunts of nature. The poem has a very regular stanza form. कविता का जो स्टेंजा है रेगुलर है, 5-6 लाइन स्टेंजा, 5 इसमें 6 लाइन के स्टेंजा है। इच रिटन इन ए रफली आयम्बिक मीटर, इसमें आयम्बिक मीटर काम में लिया है लेकिन उतना स्पष्टता से नहीं। विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स इन टेट्रामीटर, इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन टेट्रामीटर में काम मिली है। द सेकेंड, फोर्थ एंड 6 लाइन्स इन ट्राईमीटर, और इसकी जो सेकेंड लाइन है, 6 लाइन है, फोर्थ लाइन है, उनको ट्राईमीटर में लिखा है। एंड द स्ट्रेस सिलेबल इन ईच स्टेंजा इज 4 3 4 3 5 3, इस तरह से है। द सेकेंड, फोर्थ एंड 6 लाइन्स इन ट्राईमीटर एंड द फिफ्थ लाइन इन पेंटामीटर, जो 5वीं लाइन आती है वो पेंटामीटर में है, जो लंबी है। सो दैट द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस सिलेबल इन ईच स्टेंजा इज 4 3 4 3 5 3. The rhyme scheme in each stanza is A B C D double D. Okay, students, now study this poem and be happy. Thank you.